आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम आपके एनसीईआरटी नई और पुरानी दोनों का निचोड़ लेकर एक बार संपूर्ण इतिहास इस क्लास में फिर से हाजिर हैं, जिसमें इस वक्त हम आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारी की सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। माय डियर, आज का जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें आप हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था, यानी उनकी जो मान्यताएं वो किस प्रकार की रही हैं, और साथ ही साथ इनके धार्मिक जीवन के अलावा इनके दाह संस्कार की जो पद्धति है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है कि क्या वो हिंदू संस्कार विधि के करीब है कि मुस्लिम संस्कार विधि के करीब है या फिर पारसियों के आसपास है। तो यानी कुल मिला के इनके 100 के दाह संस्कार से संबंधित जानकारी। इसके अलावा सैंधव सभ्यता की लिपि जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और एक खास बात और, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की कई बार तुलना की जाती, चूंकि दोनों के बड़े अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। तो आज हम दोनों सभ्यताओं में क्या है समानता और क्या है असमानता, इन वो तमाम पॉइंट्स पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ डिस्कस करेंगे। शुरू से लास्ट तक अगर आप पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और परीक्षा में आने वाले सवालों को भी आप हल कर पाएंगे। इसके बाद अभी इस पर एक और बेहतर लेक्चर होने वाला है, इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा तब जाके हमारी ये हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो पाएगी। तो माय डियर, बिना किसी टेंशन के आइए तत्काल सेशन की करेंगे शुरुआत। लेकिन आप सब थोड़ा सा कमेंट करने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं। आपके कमेंट कम से कम वीडियो के नीचे भर भर के होने चाहिए कि सेशन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे मैं सवालों को पूछता हूँ, तो उन सवालों का आंसर भी आपको करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपने वास्तव में लेक्चर को कितना लिया। डियर स्टूडेंट, याद रखिए, आपकी एक तो लंबी डिमांड थी, ऊपर से इस पर बहुत ही अथक मेहनत और परिश्रम लगा है, तो कम से कम उसका लाभ आपको हो, इस उम्मीद के साथ ही ये क्लास आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और हड़प्पा संस्कृति के इस अगले एपिसोड में आज आप सबसे पहले इनके धार्मिक जीवन क्या हैं उनके बारे में आप जानिए टू द पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ कि सैंधव काल से किसी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात जानेंगे हम लोग कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सांभवी मुद्रा में ध्यानरत योगी की पत्थर की मूर्ति प्रस्तर मूर्ति मुहर, जिस पर पद्मासन मुद्रा में योगी का अंकन दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि सिंधवासी योग से परिचित रहे होंगे। पद्मासन यानी ये माना जाता है कि ये योग की क्रिया से कहीं ना कहीं क्या थे, परिचित थे। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं और ये सूर्य उपासना के प्रतीक माने जाते हैं। क्या? स्वास्तिक का निशान। और स्वास्तिक का निशान एक ऐसा निशान जिसे आप सभी भी परिचित हैं। हमारे यहाँ शुभ लाभ जैसी स्थिति में भी देखिए स्वास्तिक का निशान बना के रखा जाता है। कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्हों को आइए हम आपको देख लें कि वो धार्मिक प्रतीक चिन्ह किसके लिए माने गए हैं। तो अगर हम स्वास्तिक की बात करें तो स्वास्तिक का जो निशान वो सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। योगी शिव, ये योगीश्वर होंगे। ताबीज ताबीज जो सैंधव काल से मिला है वह प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं पे बैल तो भगवान शिव का वाहन माना जाएगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु ये था, हालांकि महत्वपूर्ण पशुओं में सबसे ज्यादा कुबड़ वाले बैल का महत्व था। बकरा बलि के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नाग पूजा के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। श्रृंग शिव का रूप है। भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय का ये प्रतीक हुआ करता था। वहीं पे बैल, बकरी, भेड़ की हड्डियों के ढेर हैं, ये पशुबल के परिचायक है। माय डियर, कांस नर्तकी की आपको पता है, यह डांस की या नृत्य की परिकल्पना महसूस होती है। वहीं पे युगल समाधान जब हमें मिले हैं तो पति के साथ पत्नी का सती होना। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सती प्रथा का जो प्रमाण किसी भी रूप में सैंधव सभ्यता में नहीं था, ये बात सिर्फ इसलिए हमने बोल दी है और एनसीईआरटी में लिखा भी है कि पति पत्नी को एक साथ लेके जाया गया तो जीवन यानी
इस लोक और परलोक में दोनों का एक साथ होने की कहीं न कहीं हो सकता है कि ऐसी कल्पना रही हो। चूँकि हमेशा आपको बताया हूँ कि जो इतिहास है, इतिहास को क्या करते हैं हम वर्तमान के आलोक में ही अतीत को समझने का प्रयास करते माय डियर, है ना? और जब उसकी व्याख्या कर देते तो वही हिस्टोग्राफी यानी इतिहास लेखन बन जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा कि लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुआ था। ऐसा हमें महसूस होता है जब हम वर्तमान में लिंग पूजा करते हैं और जब उस तरह की कहीं कोई सिंबल या प्रतीक हमें मिलेगा तो हमें मान लेंगे कि भाई वहाँ भी लिंग पूजा रही होगी और बाद में इसको हिंदू धर्म में अपना लिया गया। तो कहने का मतलब होगा कि लिंग पूजा का प्रमाण लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू होती है और बाद के समय क्या आज भी भगवान शिव की हम इसी लिंग रूप में ही पूजा को करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक चिन्ह थे, आप इन्हें देख लेंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब आइए जरा इनके संस्कार विधि की, वो भी वर्तमान की तमाम संप्रदायों से तुलना करते हुए आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथा मौजूद थी। एक आपकी क्या है, दाह संस्कार। जब यहाँ पे नंबर 1 दाह संस्कार की बात करें तो इसमें होता क्या था, शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद उसके जो भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। आज जो हम हिंदुओं के बीच में दाह संस्कार की प्रथा उससे मिलती जुलती प्रथा रही है और ये सैंधव वासियों की सबसे प्रमुख व्यवस्था भी थी दाह संस्कार के मामले में। ये हो गया दाह संस्कार। दूसरी व्यवस्था पूर्ण समाधिकरण की थी। भाई अब ये पूर्ण समाधिकरण क्या है, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। जैसा कि आजकल मुस्लिम भाइयों के बीच में दफनाने की प्रक्रिया देखेंगे, उनके जो कब्रगाह है पूरी की पूरी बॉडी को ले जाते हैं, वो मिट्टी को समर्पित कर देते हैं। तो ये कहलाता है पूर्ण समाधिकरण। तो आराम से आप कंपेयर कर पाओगे कि मुस्लिम विधि से मिलती जुलती प्रथा भी हम सैंधव काल में देखते हैं। आंशिक समाधिकरण, अभी आंशिक समाधिकरण क्या था, ये भी सैंधव काल में प्रचलित था। इसमें जो लाश होती थी, बॉडी होती थी, उसको पशु पक्षियों को खाने के बाद खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो भी शेष भाग बचता था उसको जमीन में भूमि में दफना दिया जाता था। और आज भी भारत में जो पारसी समुदाय, जिससे दादा भाई नौरोजी जैसे महान लोग आए, तो जिसमें आप देखें तो पारसी समुदाय में आंशिक समाधिकरण यानी लाश को पहले बॉडी को क्या करते हैं, खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। पशु पक्षियों को खाने के बाद जो बचता है उसके बचे हुए अवशेष को जमीन में भूमि में क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण की प्रथा हमें सैंधव काल में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा से अंडाकार के साक्ष्य मिले हैं, परंतु हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम यानी सिर को उत्तर और पैर को दक्षिण में रखकर दफनाया जाता था, लेकिन इसके अपवाद हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ से मिले हैं। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में एक और लोथल से 3 युगल या युग्म समाधिकरण या समाधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतकों को दफनाए गए हैं। ठीक है, समाधान प्रणाली के बारे में हमने बताया कि हड़प्पा और कालीबंगा में सिर इनका किधर है, दक्षिण, पैर उत्तर है। लोथल में सिर पूरब है, पैर पश्चिम दिशा में। और रोपड़ में आपका सिर पश्चिम में, पूरब क्या है, पूरब की तरफ पैर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखना कि कहीं कहीं मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री के भी दफनाए जाने के प्रमाण हैं। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीपक, दर्पण, ये सब मिलते हैं। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ, रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला, कहाँ से, रोपड़ से। इसी प्रकार से लोथल की एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें मृतक के साथ बकरी के दफनाए जाने का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनकी जो समाधान की प्रक्रिया है उसको समझ लिया है। अब सैंधव लिपि के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाला पहला व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार प्रस्तुत किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास 1925 ईस्वी में ए.एल. वैडल ने किया। किसने किया है, ए.एल. वैडल ने। ए.एल. वैडल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से।
सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले उसमें सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक हैं और कुछ भाव चित्रात्मक हैं तथा कम साक्ष्य अक्षरात्मक हैं। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि से मछली, चिड़िया, मानव आकृति के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि, मिस्र में चित्रलिपि और हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। एक से अधिक पंक्ति होने पर पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी और इस पद्धति को ही बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सिंधु लिपि में सबसे अधिक यू आकार और सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह क्या था? मछली का था। दोनों बातें समझ गए। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ साक्ष्य और उनके प्राप्ति स्थल कहाँ हैं, इनको एक बार आप देखिएगा। मिट्टी का नाव लोथल से मिला, मिट्टी का हल बनावली से, मिट्टी की बैलगाड़ी मोहनजोदड़ो, मछली घड़ियाल की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति हड़प्पा से, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल और मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की मूर्ति की बात हो रही माय डियर। बाकी अस्थि अवशेष सुरपोतड़ा से मिला है, ध्यान रखिएगा। आक्रामक वृषभ मृण मूर्ति कालीबंगा, वृषभ मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो और मिट्टी की नारी मृण मूर्ति बनावली से प्राप्त होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीजें, इनको ध्यान रखिएगा। अब खास बात आ गई कि जो कई बार हम कहते हैं कि भाई मेसोपोटामिया और सैंडो सभ्यता में क्या थी समानताएं, क्या हैं असमानताएं, या दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के विकास का क्या कारण है, आइए जवाब तलाशेंगे। फारस की खाड़ी के उत्तर में आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। वास्तव में मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोपोटामिया से मिलकर बना है, जिसमें याद रखिए मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदी। इस प्रकार से मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का प्रदेश या क्षेत्र। ये दो नदियां कौन कौन सी? दजला और फरात थी। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, मध्य में बेबीलोन, उत्तर में असीरियन सभ्यताएं विकसित होती हैं। दिलमुन फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन द्वीप माय डियर, इसको हाथियों का देश कहा गया है। यहाँ से समुद्री व्यापार सैंधवासियों का संपन्न होता था। अब दोनों सभ्यताओं के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या है, आइए जरा उन समानताओं की हम चर्चा करें आपके साथ में। अगर समानताओं के बारे में बात करता हूं तो देखिए इनकी समानताएं, तो ध्यान रखिएगा दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। कौन? मेसोपोटामिया भी और सिंधु भी। दोनों के निवासी कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची और पक्की ईंटों से बनते थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। दोनों को लिपि का ज्ञान था। इन समानताओं के आधार पर व्हीलर महोदय ने सैंडो सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हालांकि इनका ये मत माना नहीं जाता है और माना भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, फिर भी हमें जानना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा उन असमानताओं की बात करते हैं जो दोनों सभ्यताओं में बिल्कुल अलग अलग है। सिंधु सभ्यता के नगरों में मुख्यतः पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि सुमेरियन नगरों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। सुमेरी और सिंधु लिपि भी एक दूसरे से भिन्न थी, अलग थी। सुमेरियन लिपि कील नुमा थी, सिंधु लिपि चित्रात्मक सांकेतिक थी। हड़प्पा लिपि में 400 के आसपास चिन्ह, जबकि सुमेरियन लिपि में 900 के आसपास चिन्ह थे। सुमेर में मंदिरों और पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अस्तित्व क्या है? मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है, डाउटफुल है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता थे। उनकी क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीनतम लिपि के तौर पर जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि सिस्टमैटिक तरीके से आपने पूरे लेक्चर को सुना, समझा होगा, और मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लगातार अपना नोट्स बनाते जा रहे होंगे। डे बाय डे आप स्ट्रांग हो रहे होंगे, मजबूत हो रहे होंगे, सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे होंगे। और इसी के साथ अब हम अगली क्लास आपकी सैंधव सभ्यता लेके मिलेंगे। तब तक पढ़िए, रिवीजन करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।